हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका इंग्लिश कर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। आपकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करो, और सबसे ज़्यादा डिमांड थी PQRS और क्लोज टेस्ट की। जैसे कि गाइस, मैंने आपको पहले भी जो भी आपका पहले के भी जो सीजीएल और सीपीओ के एग्जाम से मैंने उसमें बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे बहुत ज़्यादा ही हेल्प हुई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो गाइस, हम ये दोनों सेशंस को चलाते रहेंगे। कभी आपका टेस्ट होगा, कभी आपका प्रैक्टिस होगा। तो इन शॉर्ट देखो, प्रैक्टिस सेशन में आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, मगर टेस्ट में आपको पता है कि आपकी मार्किंग होगी, और आपको टेस्ट को बहुत सीरियस लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग टेस्ट को थोड़ा कम सीरियस लेते हो, क्योंकि वीक में 2 या 3 बार हो जाता है, तो आपको लगता है कि चलो टेस्ट नेक्स्ट बार दे देंगे। मगर गाइस, टेस्ट को आपको एग्जाम की तरह ही सीरियस लेना है कि मुझे इसमें जो स्कोर आएगा वही स्कोर मुझे सीजीएल में आएगा। तो थोड़ा सीरियस लेके करोगे तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज वही गाड़ी जैसी चलती जा रही है वैसी चलते रहेगी और चलते रहेगी, और पता भी नहीं चलेगा कि यार कहाँ पहुंच गए, डेस्टिनेशन है या फिर कोई और रास्ता है। ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, अपने आप का एनालिसिस करता रहे करो गाइस कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही है, क्या आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। कई बार हम बस पढ़ने लग जाते हैं और देखते भी नहीं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए क्या नहीं। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी वाइज काम करा करो। ओके, एंड इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको क्लास के बारे में नहीं पता है वो भी वीडियो को देख लें, हमारे साथ प्रैक्टिस कर लें। तो अभी हम बैंकिंग के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम बैंकिंग की भी लेकर आओ। तो गाइस, हम देखो, बहुत सी चीज़ें बैंक और सीजीएल में कॉमन है, ठीक है। तो हम कुछ क्लोज टेस्ट टाइप बैंक के उठाएंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो है बैंक के अच्छे लेवल के होते हैं, एंड अगर हम टफ प्रैक्टिस करेंगे तो इजी तो अपने आप ही बन जाएगा, राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं लेवल मॉडरेट, इजी और टफ तीनों रखूंगी, टेस्ट का भी और प्रैक्टिस का भी। तो थोड़ा आप निराश मत हो जाएगा कि ये तो टफ है या ये है। प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट्स आएंगे गाइस, ठीक है। एंड गाइस, मेरी कल भी एक स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लिंक जनरेट हो जाएगा तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा टेलीग्राम में, और भी यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कल डाल दिया जाएगा। तो आप उससे जो है मेरी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस, उसमें आपको थोड़ा वीडियो को प्रॉपर रेगुलर वे वॉच करना होता है। आप लोग जो यूट्यूब वाला सेक्टर है, मतलब कि यूट्यूब में आप आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे, इस तरह से थोड़ा ना करें, उसको थोड़ा सीरियसली। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको लाइव क्लास की तरह ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब काफ़ी सारी बातें हो गई। अब गाइस, आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो आज हम PQRS के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके। PQRS आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को टेंशन होती है कि PQRS सॉल्व नहीं होते। प्लस एग्जाम में अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की स्पेसिफिकली, चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम दो चाहे सीजीएल के, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये सेक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव भी इन्हीं सेक्शंस में आपको देखने को मिलते हैं, राइट। और आपके प्री में 2 आएंगे, क्लोज टेस्ट आपके 5 आएंगे। दैट मीन्स कि 4 मार्क्स ये और 10 मार्क्स ये। तो सीधा सीधा 14 मार्क्स का जो खेल है इन दोनों सेक्शन का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, यस आई नो, आप लोग अन अकेडमी में कमेंट्स नहीं कर पाए थे। आई विल डिस्कस विद दैट विद अन अकेडमीज टीम कि थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा फ्री करिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे कमेंट कर पाए, मुझसे बात कर पाए। तो आई विल टॉक टू देम टुमारो। देन मैं आपको बता दूंगी, टाइमिंग्स आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, ठीक है गाइस। देखो, क्लोज टेस्ट एंड PQRS करने का थोड़ा सा देखो, ये रूल्स रट्टे यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ग्रामर यहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे जब आप PQRS या क्लोज टेस्ट करेंगे तो जो वर्क करेगा वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। जितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा जब आप इस टॉपिक किस क्वेश्चंस को रीड करेंगे, चाहे क्लोज टेस्ट चाहे PQRS, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही डिसाइड करेगा कि आप वहाँ पे प्लस मार्क्स लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे, कितना आप वहाँ पे टाइम लूज करते हैं। ये यहाँ वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं कि कितनी जल्दी आप ओवरऑल रीड करके समझ के कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही दिमाग को ओपन करके पढ़ना, इधर उधर ध्यान थोड़ा कम, ठीक है। क्योंकि ट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा, इस ट्रिक्स इसमें अपने आप ही छुपी होती हैं, अपने आप ही आपको बहुत क्लोज क्लोज दिए जाते हैं। अगर मैं PQRS की बात करूं, किस तरह से सॉल्व करना है पहले डिस्कस कर लेते हैं।
देखो, PQRS कैसे सॉल्व करना है गाइस, आपको हमेशा ऑप्शंस पे जाना है। ओके, आप एक बार रीड कर लें, आप रीड भी ना करें, आपके पास वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, A, B, C और D। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को रीड कर लें। फर्स्ट ऑप्शन का जो भी होता है APQRS, इसी सीक्वेंस में आप इसको रीड कर लें, तो आपको क्या होगा, एक ओवरऑल रिव्यू हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपका जो PQRS है, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, किस सेंस में किस टॉपिक में बात की हुई है। ठीक है, आपको ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही है। देन जब आपको चीज समझ में आ जाएगी, तब आप ऑप्शन से ही जाइएगा, खुद से वहां पे कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करेगा। आपको यहाँ पे देखना है कि देखो, सेंटेंस अरेंजमेंट, यहाँ पे आपको सेंटेंस को अरेंज करना है, तो मतलब कि आपको सीक्वेंस बनानी है। कई बार क्या होता है कि PQRS सीक्वेंस ना बनाते आपको 2 के सीक्वेंस मिल जाते हैं। जैसे आपको पता चल गया कि Q के बाद R ही आएगा, आपका 100% कन्फर्म है कि Q के बाद R आएगा। देन सर्च दैट, आप जब आप रीड करेंगे तो आपको पता आइडिया हो जाएगा कि Q के बाद R आना चाहिए, इस टाइप का आपको आइडिया मिल जाएंगे वहां पे। तो आप हमेशा सर्च करें कि कौन कौन से ऑप्शंस में Q के बाद R है, अगर 2 ऑप्शंस में है तो उसे रखें, बाकी को एलिमिनेट कर दें। तो आपको एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी PQRS को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंजंक्शंस में ध्यान देंगे कि यहाँ पे कंजंक्शंस है, अगर कंजंक्शन है तो कहाँ पे कंजंक्शंस कहाँ होना चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात है तो क्या उस जो पहली कॉन्ट्राडिक्टरी जस्ट ऑपोजिट बात, नॉर्मली बट बहुत बार एग्जाम में दिया जाता है, मैंने कोई बात कही और उसकी जस्ट ऑपोजिट मैंने कोई और बात कर दी, ठीक है, तो मैं बट करके कहूंगी या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म यूज करूंगी। तो आपको देखना है कि कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है नहीं। प्रोनाउन पे आप पे बहुत फोकस करना है। देखो, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन की जगह आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, राइट। तो पहले आपका नाउन आना चाहिए। हमेशा देखना कि आपका वहाँ पे नाउन है या नहीं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या वो मेंशन है या नहीं। जैसे आपका कोई भी PQRS में फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, दिस इज द समथिंग समथिंग, तो दिस क्या, अगर आपको वो इसके बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, दैट मीन्स वो आपका बिल्कुल भी सीक्वेंस में पहले नहीं आएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिक्स हैं या फिर तरीके हैं फॉलो करने हैं आपको, ताकि आप PQRS को आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो चलो पहले PQRS देखते हैं। अब जल्दी से क्वेश्चंस को देखो, एंड ये गाइस आपके प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस हैं, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट या खतरनाक सेट नहीं किया। ओके रुपेश, मेरे रूट वर्ड्स का टाइमिंग जो होता है मॉर्निंग 8 o'clock होता है, एंड आपको 8 o'clock मेरा होता है। ओके चलो जल्दी से सॉल्व करो गाइस, इसको 1 मिनट दूंगी मैं आपको, देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। ओके क्या मैं ये आपके लिए खुद से सॉल्व कर दूं एक बार, या फिर आप रीड कर लो, पहले आप रीड कर लो, फर्स्ट ऑप्शन रीड करेंगे। ओके ऑप्शन इज नेक्स्ट, नीचे वाला जो है SRPQ। ओके क्वेश्चंस लेके समझाएं, ऑफ कोर्स क्वेश्चन लेके समझाऊंगी प्रदीप, टेंशन बिल्कुल ना ले। चलिए यही क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो मेरे पास ऑप्शन है QPSR, फर्स्ट ऑप्शन है, मैं इसे रीड कर लेती हूँ। द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब एज अ डिसिप्लिन दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, P, this discipline is characteristic by several concepts and approaches that are used by psychologists in understanding human behavior. S, since psychology is a broad field, psychologists not only use these concepts and approach but also conduct scientific research that enables them to understand human behavior. Are some of the most common psychological concepts that are used to modify or change an individual's behavior includes operant conditioning, positive negative punishment, positive and negative reinforcement। ठीक है, तो ये आपका गिवन है। तो आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आप किसकी साइकोलॉजिकल, आपने साइकोलॉजी की बात करें। अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ में आया कि फर्स्ट है सेकंड है, तो जरूर देखते हैं। क्यू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी हो, हम बात ही क्यू की कर रहे हैं, साइकोलॉजी की बात करें तो क्यू आपका ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं पी को देखूं, दिस डिसिप्लिन, मैंने आपको कहा क्या कहा, दिस डिसिप्लिन, तो कौन सा डिसिप्लिन, अगर मैंने कहा दिस डिसिप्लिन तो कौन सा डिसिप्लिन, दिस यहाँ पे क्या है, एक तरह से प्रोनाउन है। दिस डिसिप्लिन इस कैरेक्टरिस्टिक, अभी इस डिसिप्लिन के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, किसके बारे में बात करें कुछ क्लियर नहीं है, तो पी आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट आर, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन, अब देखो आर और एस में क्या है,
Some of the most common psychology concepts that are used to modify or change an individual behavior includes operant conditioning. तो guys देखो psychological concepts यहाँ पे आ गए, मगर आप पहले बताएंगे कि आप किस टॉपिक में बात कर रहे हैं, राइट? हम बात तो साइकोलॉजी की कर रहे हैं, तो आर आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड सिंस से तो आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, सिंस साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड, साइकोलॉजिस्ट नॉट ओनली। तो क्योंकि, ठीक है, सेंस का सेंस हो जाता है क्योंकि। तो क्योंकि क्या, अभी कोई बात हुई नहीं है तो मैं वहां पे क्योंकि क्यों लिखूंगी? राम डांस करता है क्योंकि उसे बहुत पसंद है, तो मैं पहले ये बात लिखूंगी कि राम डांस करता है क्यों, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। अब मैं ये लिख दूं क्योंकि उसे बहुत पसंद है, राम डांस करता है, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, उसकी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है? तो इस वजह से आपका एस कट गया। गाइस कोई डाउट तो नहीं है? आपको समझ में आ रही है कि अब मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ या फिर मुझे इसी स्पेस में पढ़ाना चाहिए? एक बार बता दो, ठीक है? तो अगर हमने ध्यान से देखा तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपका यही क्वेश्चन है कि कैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज करें। हमने देखा कि हम यहाँ पे बात फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो गाइज आप जल्दी से मुझे बताएं कि क्या हम सही स्पीड से जा रहे हैं या फास्ट हैं या आपको समझ नहीं आ रहा, जो भी बात है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे देखें। क्लियर है गाइस? स्पीड इज फाइन, चलो ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड और लॉजिक चाहिए गाइस, बहुत आसानी से बनेगा। देखो ध्यान से, सब समझ में आ रहा है? चलो ग्रेट, थैंक यू। तो इसको रीड करो गाइस जल्दी से, फर्स्ट ऑप्शन को रीड करो, जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा फर्स्ट ऑप्शन को रीड करना चाहिए। देखो कुंदन, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑप्शन रीड करो। मैं फर्स्ट ऑप्शन रीड करने को इसलिए कहती हूँ कि आपका एक ऑप्शन में टाइम भी सेव हो जाएगा और आप ओवरऑल रीड भी कर लोगे, ठीक है? इसलिए आप फर्स्ट ऑप्शन रीड कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक व्यू, ओवरव्यू हो जाएगा कि हम किस टॉपिक में बात करें, ठीक है? चलिए, द मुगल एम्पायर वॉज, अगर मैं फर्स्ट रीड करूँ, द मुगल एम्पायर वॉज एक्सटेंसिव बट इट वॉज नॉट इंटीग्रेटेड, ठीक है? एक्सपेंसिव था मगर इंटीग्रेटेड, यूनाइटेड नहीं था। आर, द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ एम्पायर हेल्ड द कंट्री टुगेदर, कंपेलिंग ओबीडियंस फ्रॉम द नोबल्स हु गवर्न द प्रोविंसेस। क्यों? इट वॉज रादर एन agglomeration of territories bound together by a common administration and common ties to the empirical authorities. And S says, but these nobles felt no sense of national loyalty for the simple reason that the empire was not a nation. अगर गाइज आपने ध्यान से देखा होगा, इस पूरे को हमने बात की है मुगल एम्पायर की, ठीक है? फिर अगर आपने देखा होगा इस सेंटेंस को, अगर मैं आर को रीड करूं, द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ द एम्पर हेल्ड द कंट्री टुगेदर वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे नोबेल्स की बात हुई है, ठीक है? यहीं पे बात हुई नोबल्स की, और उसके बाद ही लिखा गया है कि इन्हीं यही उनको हैंडल करते थे, बट दीज नोबल्स फेल्ट नो सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी फॉर द सिंपल रीजन दैट एम्पायर वॉज नॉट अ नेशन। दैट मीन्स इतना क्लियर है कि यहाँ पे नोबल्स की बात इसके बाद कहीं नहीं हुई है, तो आर और आर के बाद ऐसा आना चाहिए, राइट? तो आर के बाद एस कौन कौन से ऑप्शन में? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, पी आर एस और आर एस क्यू पी। तो अगर मैं आर को पहले रखती हूँ, द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ एम्पर हेल्ड द कंट्री टुगेदर, कंपेलिंग ओपिनियंस वगैरह वगैरह, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मैं उसके ऊपर के ऑप्शन देखो, पी को कंसिडर, द मुगल एम्पायर वाज एक्सटेंसिव बट इट वाज नॉट इंटीग्रेटेड, एंड देन हम बात कर रहे हैं आर की। तो गाइस हमने ओवरऑल पहले मुगल एम्पायर की बात की है, उसके बाद हम बोलेंगे द स्ट्रॉन्ग हेल्ड ऑफ एम्परर, ये एम्परर्स की, इनके जो एम्परर्स थे उनके साथ जो भी इश्यूज था या जो भी फैक्टर्स था, तो पहले हम पी को रखेंगे, मतलब कि हमने बात पी से रिलेटेड की है, और उसके बाद आर, ठीक है? तो आप क्लियर हो चुके होंगे कि पी आर एस क्यू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है?
क्लियर है गाइस? शो नहीं हो रहा? क्या नहीं शो हो रहा? सब तो शो हो रहा है। ग्रेट, चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई सपोज, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। PRSQ इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी मैं आपको काफी सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। बस आपको देखना है कि कनेक्शन कैसे बनाए। ओके, चलो। ओके, तो क्या होगा गाइस आंसर? चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो गाइस अगर मैं ऑप्शंस देखूं QSRQ, मतलब कि डिसीजन लेना है कि Q होगा, S होगा, R होगा या Q होगा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो पहले Q रीड कर लेते हैं। थ्रेट टू आवर नेशन बिल्डिंग प्रोसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, P व्हेन वन गेट्स सॉल्व्ड और नियर्स अ सॉल्यूशन अदर स्टार्ट रेजिंग इट्स अगली हेड। S, the end of the day is to go for integrated approach with taking steps to solve the poverty, illiteracy, population problems along with the tough steps and stern action against the terrorists. Are tougher punishment should be provided for them in order to weed them out completely. ठीक है, अगर मैं देखूं Q, उसके बाद मैं देखूं S, द नीड ऑफ द डे टू गेट, एस का ऑप्शन हो सकता है। टफर पनिशमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर देम, तो किसको प्रोवाइड करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आर का ऑप्शन कट हो जाएगा। तो हमें डिसीजन ये लेना है कि क्यू पहले आएगा या फिर एस पहले आएगा। तो गाइस देखो, एस में बोलूँ द नीड ऑफ द डे इज टू, द नीड ऑफ द डे, अभी तक हमने इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस चीज़ की बात हो रही है। तो इस सेंस में हम बोल सकते हैं एस आपका ऑप्शन होएगा नहीं। क्यू की बात करते हैं, क्यू के बाद पी आना चाहिए या क्यू के बाद आर आना चाहिए? ओके तो देखो इसको अगर इसमें भी अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो बेस्ट सॉल्यूशन इज, देखो अगर मैंने इसको पूरा रीड किया तो मुझे यहाँ पे मिला अलोंग विद द टफ स्टेप्स एंड स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट। तो हमने यहाँ पे टफ एक्शन की बात की है। ठीक है, तो एस, उसके बाद tougher punishment should be provided for them in order to weed them out completely। तो them यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है टेररिस्ट, राइट। तो एस के बाद हमारा आर आना चाहिए, एस के बाद आर आना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टफ पनिशमेंट देनी चाहिए किसके? अगेंस्ट टेररिस्ट के। और यहाँ पे लिखा है टफर पनिशमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर देम, किन के लिए? इन्हीं टेररिस्ट के लिए। दैट मीन्स एस के बाद आर आना चाहिए। तो ढूंढ लो कि एस के बाद आर कहाँ पे है। एस के बाद आर है फर्स्ट ऑप्शन में, तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, QPSR, किसी को कोई डाउट है गाइस? एनी डाउट्स गाइस? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा? देखो मैं इस सेंटेंस को रीड करती हूँ। द नीड of the day is to go for integrated approach with taking steps to solve the poverty, illiteracy and population problems along with tough steps and stern action against the terrorist। हमें stern या फिर डिफिकल्ट टफ एक्शन लेने हैं किसके लिए? टेररिस्ट के लिए। ठीक है, और एक स्टेटमेंट मुझे मिलता है टफर पनिशमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर देम। टफर पनिशमेंट उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। किसकी बात हो रही है? टेररिस्ट की बात हो रही है कि उन्हें टफर पनिशमेंट क्यों देनी चाहिए? ताकि हम उनको कंट्रोल कर सके। ठीक है, ताकि हम उनको खत्म कर सके पूरी तरह से। दैट मीन्स एस के बाद हमारा आर आना चाहिए। अब देख लो एस के बाद आपका आर कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि एस तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके, डाउट है किसी को गाइस या क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा गाइस, इसको एक 15 सेकेंड से ज्यादा लगाना मत, सिर्फ रीड करोगे तभी समझ में आ जाएगा। रविंद्र, अभी मेरी क्लास आ रही है अन अकेडमी में, तो आप वहां पे मुझसे सारे वर्ब्स के सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? मेरा जो रेफरल कोड होगा वहां पे वो होगा परनीत 10। ठीक है, तो ये कोड ले लोगे तो आपको अन अकेडमी में 10% सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो अन अकेडमी की क्लास में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे काफ़ी टाइम पढ़ाने वाली हूँ, काफ़ी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, और बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है वहाँ पे, डायरेक्टली आप बात कर पाते हैं, तो वो भी थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट होगा। तो गाइस इसका आंसर बता दो, आपको पता ही है इसका फर्स्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है फर्स्ट। पूरे टॉपिक में हमने किसकी बात की है? चिल्ड्रन की बात की है, चिल्ड्रन विद गुड मैनर्स। अगर नहीं भी समझ में आया तो गाइस देखो, क्यों तो होगा नहीं, दे आर अप्रिशिएटेड, तो दे क्या है? आपका प्रोनाउन है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, प्रोनाउन है। हम बात किसकी कर रहे हैं ये तो मेंशन करना पड़ेगा ना, अगर हम ये नहीं मेंशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। किसके बारे में बात करें वो तो पता ही नहीं, तो दे किसके लिए आए, इट्स नॉट क्लियर, दैट मीन्स कि आपका प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो आपका क्यू ऑप्शन होगा नहीं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज पॉसिबल ओनली इफ अ चाइल्ड गोज अराउंड इन गुड मैनर्स, तो आर हो सकता है। एस देयरफॉर जो है, देयरफॉर जो गाइस होता है, मतलब कि हम जब अतः कहते हैं ना, जब हम कोई भी सेंटेंस या स्टेटमेंट या फिर कोई भी वाक्य कहते थे और खत्म होने के बाद हम अतः कहते हैं, तो देयरफॉर का मतलब वही होता है। तो अतः हम पहले बिल्कुल भी नहीं लगाते, हम आखिरी में लगाते हैं, दैट मीन्स कि ये हमारा बिल्कुल भी सेंटेंस में नहीं आएगा। ओके, फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब अतः जब आखिरी में लगाया जाता है तो आखिरी वाला सेंटेंस भी यहाँ पे है, तो क्लियर है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ओके, प्लस क्लास जीवन जोश 10% जो डिस्काउंट है आपका, वो प्लस अन अकेडमी प्लस के सभी स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी इनको लेंगे, वो किसी भी एडुकेटर की क्लासेस देख सकते हैं प्लस की। तो आपको पता है अभिनय सर भी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ के टॉप एजुकेटर हैं। जितेंद्र सर अभी जीएस का कोर्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पे वो कंप्लीट जीएस करवाएंगे और बहुत डीप में पढ़ाएंगे। तो ये नहीं कि आपको पहले क्वेश्चंस रट लिए एंड देन फिर आपको फिर कुछ और पढ़ना पड़ रहा है। तो सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, आप उनका कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सब्सक्राइब करेंगे और ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे देखिए गाइस। अब हम क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। तो क्लोज टेस्ट हमारा अराउंड 10 क्वेश्चंस का है, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। तो ये बैंकिंग का क्लोज टेस्ट मैंने पिक किया है गाइस, एंड बैंकिंग का क्लोज टेस्ट करोगे तो आप एसएससी के क्लोज टेस्ट को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और बैंकिंग वालों को तो करना ही करना है। क्लोज टेस्ट आपको किस तरह से करना होता है पहले समझ लीजिए। क्लोज टेस्ट में हमारी सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम रीड करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, सही लगता है टिक मारते जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। क्लोज टेस्ट आपको पहले बिना ऑप्शंस देखे रीड करना है। ठीक है, पहले आपको क्लोज टेस्ट को समझना है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है। फर्स्ट, टेंस, कि आपका क्लोज टेस्ट कौन से टेंस में है। ठीक है, क्योंकि जो टेंस है वो पूरे पैसेज में क्लोज टेस्ट में मेंटेन किया जाता है, तो आपको टेंस में ध्यान देना है, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑप्शंस जो आएंगे गाइज, वो कहीं आईएनजी होंगे, कहीं पास्ट में होंगे, कहीं फ्यूचर में होंगे। ठीक है, तो आपको उसमें से देखना है कि आपका पैसेज का टेंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट, पैसेज की टोन क्या है। टोन का मतलब कि पैसेज क्या, किसी के बारे में जो भी टॉपिक उसने लिखा है, क्या वो किसी के बारे में नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है। कई बार आपको ऑप्शंस में नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कई बार आपको पॉजिटिव वर्ड्स मिलेंगे। अगर आपका पैसेज किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पॉजिटिव है तो आप हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को पिक करेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव वर्ड्स को पिक करेंगे। थर्ड जो बात है गाइस, आपको ये देखना है कि आप अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप पैसेज को रीड करते हैं, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, जितना मतलब कि कई बार आपके आंसर्स
आपके पैसेज में ही छुपे होते हैं, मतलब कि वही वर्ड जो आपको वहाँ पे ब्लैंक में आना चाहिए वो कहीं ना कहीं मेंशन किया होता है, क्योंकि वो इस सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के, मैंने कहा था क्लोस्टर्स और पीकर्स में जितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके करेक्ट होने के और नेगेटिव से बचने के, प्लस टाइम सेव होने के। क्योंकि आप कई बार नहीं समझ पाते तो फिर से आप क्लोस्टर्स रीड करते हो, फिर समझ नहीं आता और फिर रीड करते हो, टाइम भी जाता है, गड़बड़ी भी हो जाती है और नेगेटिव्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, आप जल्दी से अब रीड कर लो उसको। यस रविंदर, मैं उसमें अन अकेडमी के लिए अन अकेडमी में सीजीएल सीपीओ के लिए पढ़ाने वाली हूँ आपको। ओके, सीजीएल और सीपीओ के जो भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए पढ़ाऊंगी, विद इन फ्यूचर मैं बैंकिंग के लिए भी पढ़ाऊंगी, बट फिलहाल अभी आई एम कमिंग फॉर सीजीएल एग्जाम्स। ओके, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल सब एग्जाम्स के लिए। ओके मैम, सीजीएल 18 क्रैक नहीं हो पाया तब भी अभी तक सीजीएल 19 की प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की। अगर आज से शुरू कर दूं डेली 12 आवर्स तो क्या मेरा पोस्ट मिल जाएगी? क्या अभी भी इनफ टाइम है? सतनाम सिंह, पहली बात तो मैं आपको जानती हूँ, ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हो मुझसे। देखो कोई बात नहीं, अगर आप पहला क्रैक नहीं कर पाए दैट डजेंट मीन कि आप पढ़ाई नहीं करोगे। आप ये सोचते क्यों हो कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एज दिस एंड दैट। अगर आपने सोचा है कि मुझे जॉब लेनी है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप टाइम फैक्टर पे बैठे रहोगे तो बस फिर सोचते ही रह जाओगे, और सोचते सोचते ही बहुत सारा वक्त निकल जाता है। ये सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, हम सोचते हैं हम आज प्रैक्टिस सेट करेंगे, नहीं करते निकल जाता है। हम सोचते हैं आज हम अपना टारगेट करेंगे, नहीं करेंगे। आपको पता है कि आपको कितना पढ़ना है। आई होप आप, अगर आप मेरे से क्लास ले रहे हैं या किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं तो वो आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आप उतना पढ़ लेते हो, उसको प्रैक्टिस कर लेते हो और डेडिकेशन से करते हो अपने काम को, तो चांसेस अभी भी हैं और बहुत चांसेस हैं, मगर आपको मेहनत करनी होगी। और अगर आप पहले कंडीशन करके रखोगे कि मेरा होगा नहीं होगा, तो यही कंडीशन ही पहले आपको स्लो कर देगी। आपने ये सोचा है कि मुझे ये जॉब चाहिए, बस आपको चाहिए तो आप पढ़ने लग जाओ, ठीक है, आपकी जॉब हो ही जाएगी, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई, आप लोगों ने आंसर तो अभी रीड कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। चलो, demonetization of high denomination banknotes was a dash of a series of measures taken by our government during the last 2 years. Okay, it is a bold and decisive dash for several decades. Tax evasion for many has become a way of life. तो आपको demonetization पे एक बहुत अच्छा है, demonetization पे एक ऐसे भी लिखा जा सकता है इस पे। This comprises a large public interest and create unjust enrichment in favor of tax evaders and to the detriment of the poor and dash. This has bred a parallel economy which is unacceptable for an inclusive dash. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पैसेज की टोन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपके पैसेज जो है डिमोनेटाइजेशन के फेवर में है, उसके अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी वर्ड्स यूज करेंगे उसके फेवर में होंगे, ओके। सो क्या है, द बैंक नोट वॉज इन डैश, तो कंटिन्यू, कंटिन्यूएशन, कंट्रीब्यूट, कंट्रीव या फिर कंसोल। तो कंसोल, कंट्रीव या कंट्रीब्यूट की बात तो हो नहीं रही है, कंटिन्यू या फिर कंटिन्यूएशन। तो ऐसे नोट जो कि कंटिन्यूएशन में थे, ठीक है, क्या यहाँ पे क्या थे, कंटिन्यूएशन में थे। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको नाउन चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट के सेंस में, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन आएगा, ओके। Of a series of measures taken by government during the last 2 years, it is a bold and decisive what? ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन गिवन है गाइस। गाइस आप लोगों के क्या आंसर्स कम आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग कर क्या रहे हैं। मैम जी, आपकी बात हमको समझ में नहीं आती है, ओके, कौन सी बात?
मंतोष, कौन सी बात समझ नहीं आ रही? क्या मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ? जो भी इश्यूज है बताओ, क्लियर होके बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस सतीश ऑल्टरनेट में होगी, आपका टेस्ट भी होता है कभी कभार, तो कभी टेस्ट होगा कभी प्रैक्टिस होगी। ओके, तो गाइस नेक्स्ट आपने देख लिया होगा डिसिसिव क्या था। ये डिसिसिव मैरीगोल्ड था, या कोई मैनर की बात हो रही है, मिगर की बात हो रही है, कमी की बात है, मेजर है, या फिर मेरियर है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है गाइस, बस आपका पैसेज बड़ा है। क्या होता है ना, हम बड़ा पैसेज देख के घबरा जाते हैं कि अरे ये तो होगा नहीं। ऐसा नहीं होता। आप जब देखेंगे और देखेंगे कि आपका ऑप्शंस बहुत ही वाइड है, ऑप्शंस बिल्कुल क्लोज क्लोज नहीं है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अ, रविंदर, धीरे धीरे आपको वोकैब, देखो वोकैब जो चीज़ है वो एकदम से लर्न नहीं होगी। वोकैब आपके धीरे धीरे डेवलप होगी। जितना आप लर्न करते हैं ना, उसको डेली यूज़ करो अपने सेंटेंस में, उसके बारे में, उससे रिलेटेड कोई वर्ड सोचो, तभी आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। आप सोचोगे कि एकदम से कोई वर्ड, अगर मैं अरबी भाषा या फिर मैं कोई भी भाषा उठा लूँ और उसके वर्ड्स रट लूँ अभी, और 4 दिन 10 दिन तक पढ़ूँ ना, तो आपको लगता है कि वो वर्ड्स मुझे याद होंगे? सिंपल सी बात है, मुझे भी याद नहीं होंगे। मैं फ्रेंच के वर्ड्स पढ़ लूँ, मैंने अपने कुछ फ्रेंड अपने एक अपने फ्रेंड्स लोगों से तमिल के कुछ वर्ड्स सीखे थे, तो एक आधे वर्ड्स जो मैं रेगुलर यूज़ करती थी, जैसे एपड़ी रिकेंगे, नन्ना लार के, पोएतोला, कुछ कुछ वर्ड्स वो मुझे याद है क्योंकि मैं वो यूज़ करती थी। अदर जो वर्ड्स मैंने सीखे थे मुझे याद ही नहीं है। तो गाइस, ये कुछ भी आप नई लैंग्वेज का जो भी वर्ड्स वो कैब के सेंस में हम बात कर रहे हैं, वो आप जब तक रेगुलर में यूज़ नहीं करोगे ना, वो याद नहीं होंगे। तो इस सेंस में लेके चलो। ओके, चलो जल्दी से आंसर दो गाइस। तो मेजर इसका आंसर है। नेक्स्ट इज इट इज बोल्ड एंड डिसिसिव मेजर फॉर सेवरल डिकेड्स टैक्स इवेजन फॉर मेनी हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। दिस कंप्राइजेस लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था एंड क्रिएट्स अनजस्ट दिस कॉम्प्रोमाइज, सॉरी, तो ये कॉम्प्रोमाइज करता था जो टैक्स एवेजन था, तो ये कॉम्प्रोमाइज करता था लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट और अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ फेवर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब। ठीक है, एंड टू द डेट्रीमेंट ऑफ द पुअर एंड डैश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है डिप्राइव्ड, डिसाइडेड, डिसिडियस, डिट्रीमेंटल एंड डिमिनिश। तो क्लियर आंसर आपको पता है इस आंसर डिप्राइव्ड होगा। डिप्राइव्ड का मतलब पुअर एंड डिप्राइव मतलब कि गरीब और जिनके पास कुछ भी नहीं है। ओके, तो थर्ड का आंसर आपका है सी। सी का आपका आंसर है ए। दिस हैज ब्रेड अ पैरल इन इकोनॉमी विच इज अनएक्सेप्टेबल फॉर एन इंक्लूसिव व्हाट। ठीक है, तो सोनोरस क्या साउंड की बात हो रही है? नहीं। सोशियो इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, सोशल या फिर सोसाइटी। तो हम यहाँ पे सिंपली बात कर रहे हैं कि जब कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत फायदा हो और कोई लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते जाएं, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ई होना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर इज योर ई, सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चंस। Demonetization seeks to create a new normal wherein the GDP would be bigger, cleaner and real. ठीक है, this exercise is part of our government's dash। गवर्नमेंट्स का रिपीटिशन है, रिपल्सिव है, रिजॉल्व है, रिप्रीमैंड है, रकक्स है। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तरीका निकाला है जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये क्या है, ये क्या है, एक रिजॉल्व है। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइस। ओके, आगे देखते हैं। टू एलिमिनेट करप्शन, ये क्या है, एक तरीका है, रिजॉल्व है, किस चीज़ के लिए? एलिमिनेशन को हटाने के लिए, ब्लैक मनी को हटाने के लिए, काउंटरफीट करेंसी एंड टेरर फंडिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को सॉल्व करने का एक रिजॉल्व है। लाइक और रिफॉर्म्स, दिस मेजर इस, देखो दिस मेजर, अगर आपको वहाँ पे भी आपको यहाँ पे मेजर लिखा है और आपको सेकेंड ऑप्शन में भी दिया होता ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आपको देखने में मिल जाएगा कि यहाँ पे मेजर की बात थी। तो ये सेकेंड ऑप्शन में अगर आपको कन्फ्यूजन होती, तो आप अगर ध्यान से रीड करते तो आपको इसका आंसर यहाँ मिल जाता। ठीक है, तो दिस मेजर इज ऑब्वियसली डैश एज इट सीक्स टू चेंज द रेट्रोगेट। दिस measure is obviously dissolute, dissolve, dispersal, distributing या फिर disruptive। तो गाइस देखो,
डिसोल्यूट, डिसोल्यूट तो करने की बात ही नहीं हो रही, डिसॉल्व और डिसोल्यूट करने की, कुछ भी घोलने की बात नहीं हो रही। डिसबर्सल, यहाँ पे डिसबर्सल की बिखरने की बात नहीं हो रही। डिस्टर्बिंग, तो ये डिस्टर्बिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे हम एक तरह से पॉजिटिव कह रहे हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव का मतलब क्या होता है? इनोवेटिव, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग न्यू, कुछ अच्छा तरीका, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? डिसरप्टिव। आगे देखते हैं। एज इट सीक्स टू चेंज द रेट्रोगेट डैश, रेट्रोगेट डैश, ठीक है, तो क्या होगा? काटे ब्लैंक, स्टेटस क्यो, बोनाफाइड, फॉक्स पास या फिर एडनोसियम। तो गाइस इसके सारे मीनिंग मैंने आपको दिए थे, आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस में जाके चेक करेंगे। तो अभी सिचुएशन, जो अभी की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो करेंट आंसर क्या होगा हमारा? स्टेटस क्यों, एग्जैक्टली। तो प्रेजेंट की स्टेटस को, प्रेजेंट की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए ये मेजर लिया गया है, एज इट सीक्स टू चेंज द रेट्रोगेट स्टेटस क्यों, पुरानी और अभी की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, आखिरी में देखते हैं इसका 9 10 8 9 10 ऑप्शन देखते हैं। ड्रॉप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ करेंसी सीक्वेंस ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन 8 इज एक्सपेक्टेड टू हैव, ठीक है। पीरियड, पैरानॉइड, पैराबोला, पैनारोमिक या फिर पेंडेमोनियम। तो गाइस ये क्या है? डिमोनेटाइजेशन। तो आपने देखा होगा कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आपकी इकोनॉमी काफ़ी थोड़ी टाइम तक जो थी वो थोड़ी डाउन हो गई थी एंड उसके बाद नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि डिमोनेटाइजेशन पीरियड के टाइम पे तो देयर आर चांसेस ऑफ ड्रॉप इन एक्टिविटी, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्रॉप इन एक्टिविटी, ड्रॉप इन एक्टिविटी किस टाइम पे? डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। ओके, तो 8th पीरियड। नेक्स्ट, टू हैव ओनली अ डैश इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा? इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांसिएंट, ट्रांसवर्स या फिर ट्रेवर्सिटी। क्या होगा गाइस इसका आंसर? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? काफी लोगों का करेक्ट आंसर आ चुका है। तो गाइस देखो, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कुछ ट्रांसफर होने की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षण भर का, ठीक है। तो जो क्षण भर का हो, कुछ मोमेंट का हो, तो मतलब कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके, ट्रांसवर्स या फिर ट्रावेस्टी की तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। ओके, डी नहीं, सी होगा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए, जो चीज क्षण भर के लिए रहे उसे हम ट्रांजिएंट कहते हैं। ओके, आई एम रिमाइंडेड हियर डैश what the father of nation महात्मा गांधी said, a right cause never fails। तो यहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा इस आई एम रिमाइंडेड हियर? विथ, ऑफ, अबाउट, ऑफ या फिर अराउंड। क्या होगा गाइस इसका आंसर? थैंक यू सालिश। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस आपका? सी आ गया, एग्जैक्टली। सी नहीं, सॉरी गाइस, 10th का डी होगा। ओके, आई एम रिमाइंडेड हियर अबाउट नहीं, महात्मा गांधी के बारे में नहीं बात करें हम, महात्मा गांधी की कही हुई बात को रिमाइंड करा रहे हैं। आई एम हियर रिमाइंडेड ऑफ किस चीज का? दैट व्हाट द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी सेड। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर इज डी, नॉट सी। तो गाइस कितने स्कोर आए आउट ऑफ 10 आप लोगों के? गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एंड कल मेरी जो है अनअकैडमी में स्पेशल क्लास होगी, एक और स्पेशल क्लास होगी जो मेरी इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं, तो उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप अगर if you really want to support me, you can support me, you can come to my live class there. Okay, one got 10 9 Pradeep
कोई बात नहीं। अजय 7, सौरभ 8, कुंदन 3, ओके 7 8, ओनली 6, रितेश 5। देखो गाइज, क्लोज टेस्ट और PQRS को सॉल्व करने की जो बेटर तभी होगा, मैं ट्रू बताऊं तो, जब आप रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। जितना आप रीड करेंगे ना, उतनी जल्दी आपको समझ में आने लगेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम एकदम अचानक से कुछ रीड करते हैं तो उसको समझने में ही हमें टाइम लगता है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है। जब तक चीज़ समझ नहीं आती है ना, तब तक उसको सॉल्व करना ना के बराबर। जैसे कि कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर समझ ही नहीं आया तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, राइट? तो दैट इज़ द पॉइंट कि आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, क्योंकि आप जितना रीड करोगे उतनी जल्दी आप समझ पाओगे और उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जो मैं आपको एडिटोरियल सेक्शन का PDF दे देती हूँ, कम से कम द हिंदू का, उसको रीड कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी इंग्लिश अभी वीक है, तो आप कोई भी बुक, इंग्लिश की बुक पिक कर लो, नॉवल पिक कर लो, आप NCERTs की बुक पिक कर लो। उससे आपकी GS भी इम्प्रूव हो जाएगी, प्लस आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि रूल रट्टे करके हो जाए, तो नहीं होगा। कुछ कुछ सेक्शंस इंप्रूव हो जाएंगे, मगर आप अगर कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, क्लोज टेस्ट की बात करें, PQRS की बात करें, तो ये नहीं इंप्रूव होगा जब तक आप रीडिंग्स को इम्प्रूव नहीं करोगे। तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव कर लो, रीडिंग को थोड़ा इम्प्रूव करो, बेटर करो, रेगुलर रीड करो, कुछ ना कुछ, कम से कम 10 से 20 पेज रोज रोज रीड करो। ठीक है? ओके, नहीं अभी तो मैंने नहीं रीड स्टार्ट किए प्रदीप, टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मगर मैं करूंगी। गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ लो, जो भी पढ़ना पढ़ लो गाइस। ओके, तो आई होप आप लोग इस तरह से पढ़ते रहेंगे। एंड टुमारो इज माई स्पेशल क्लास ऑफ अन अकेडमी। तो आई नो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हैं, तो टेलीग्राम से ही मैं आपको लिंक भेज दूंगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी, कम्युनिटी सेक्शन में भी। तो गाइस उसको आप लोगों को ज़रूर पहुँचेगा। एंड आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि प्लीज़ ओके कि वीडियो को पूरे डिटेल पूरी तरह से देखें, कि आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तब ही आपका आना वहाँ पे सफल हो पाएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, जो मुझे पता चला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको रेगुलर हम कह सकते हैं कि पूरी वीडियो देखनी है। एंड मंजीत, देखो आप ग्रामर, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ग्रामर मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। आप चाहे अन अकेडमी में पढ़ लो, चाहे आप मेरे से अभिनय मेहता में पढ़ लो, आपको ग्रामर कैसे पढ़ना है वो मैं आपको समझा सकती हूँ डिटेल में, वैसे ही मैं पढ़ा ही रही हूँ खुद ही। दूसरी बात, वो कैब आपको भी मैं करवा रही हूँ, आपको रिवीजन करना है जितना मैं आपको बढ़ाते जा रही हूँ। अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, तो इंग्लिश की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एंड प्लस आपको क्या करना होगा, आपको रीडिंग करनी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ देखें, मतलब सबटाइटल्स के साथ, तभी चीज़ें इंप्रूव होगी, तभी इंग्लिश इंप्रूव होगी। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ही कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी मंजीत जी। यस गाइस, रूट वर्ड की क्लास आपकी कल होगी। आपका आज न्यूज़पेपर जो है वो नहीं आया था, इसी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई है, मगर आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, टेंशन मत लो। रूट वर्ड्स भी करवा दूंगी, रूट वर्ड्स की क्लास कल होगी। आज आपकी ग्रामर की थी, तो कल आपकी रूट वर्ड होगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, और कोई सवाल? गाइज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दिया करो यार थोड़ा सा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। 50,000 जल्दी कर दो यार। ओके मनीष, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरह से पढ़ना है मैम। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे अन अकेडमी पे? नहीं सनी, मेरी लाइव क्लासेस होंगी अन अकेडमी में, आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं पढ़ने के टाइम। ठीक है, Yes, Salish, अभी फिलहाल आई एम कमिंग फॉर SSC, बट इन सम टाइम आई विल डिस्कस दैट विद टीम, और बैंकिंग के लिए भी जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, यस, एरर्स मैंने आपको आज काफ़ी सारे कराए हैं नाउन के अभी हम कुछ और भी एरर्स करेंगे। तो आप अगर सच में उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आज बैठे, और प्रोबेबली मैं आपका परसों नाउन का नेक्स्ट जो सेशन लूंगी, जहाँ पे मैं उनके नाउन के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो वो तभी मज़ा आएगा जब आप बैठ के नाउन पढ़ लोगे। तो आज आपके पास टाइम है, आज बैठ के नाउन को अच्छे से पढ़ लो, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे पूरा आता है। एंड देन हम न्यू चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है गाइस? नो, वी कैन सी रिकॉर्डेड क्लासेस। यस जीवन, आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, मगर लाइव ज़्यादा बेटर रहता है। ओके,
आप मनीष, आपको जो भी न्यूज़पेपर समझ में आता है, आपको लगता है कि मुझे ये अच्छे से समझ में आ रहा है, वो पढ़ लो। ओके, द हिंदू पढ़ लो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ आपकी क्लास और मैथ्स की लेनी हो तो रविंदर देखो, वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है, जैसे कि आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जैसे कि आप रिचार्ज करवाते हो, राइट? तो आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल है, आपको सब्सक्राइब करना होगा, एंड उसकी सब्सक्रिप्शन में जैसे आपके 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लिया, या 6 महीने का, या 1 साल का, आपका कुछ 6,000 का सब्सक्रिप्शन है पूरे साल का, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, चाहे वो आपके जीएस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो किसी से भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको अगर लगता है कि हाँ, इतने कॉस्ट में मुझे सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, तो बुरा नहीं है, अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो उसका आपका 1 मंथ का 6,000 के अराउंड आपका सब्सक्रिप्शन होगा, तो आप ले सकते हो। अगर आपको 3 मंथ्स का लेना है तो भी ले सकते हो, 6 मंथ का लेना है तो भी ले सकते हो, मंथ का लेना है तो भी ले सकते हो, और इसमें सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मगर रेफरल कोड मेरा यूज़ कर लेना, परनीत10। ठीक है, फिर से लिख दूं, जब भी कोर्स लेने का सोचो तो परनीत10 भूलना मत। रेफरल कोड मेरा यूज कर लीजिएगा, ठीक है? और कुछ? मैम यहाँ नंबर आते हैं बट पेपर में नहीं आते, ऐसा क्यों? कीर्ति, इसका रीज़न ये है कि आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है एग्ज़ाम की, आप लोग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो। तो जब आप टेस्ट, यहाँ का टेस्ट देते हो, अगर रेगुलर इस तरह से टेस्ट दोगे जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, और इसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठ, रोज अपने माइंड में सोचो मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ और मुझे इतना ही स्कोर करना है जितना कि मुझे अपने फाइनल एग्जाम में स्कोर करना है, तो आप वो प्रेशर को थोड़ा अभी लो, तो वो धीरे 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 प्रेशर ना आपका नॉर्मल हो जाएगा, और फिर आपको वहाँ पे भी वैसा ही फील होगा जैसे मैं आपको यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कराती हूँ। मेरा यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कराने का टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग का मकसद यही है कि आपका प्रेशर जो है वहाँ पे उसको थोड़ा सा हम नॉर्मल कर सकें। ठीक है, I have a subscription till 2021. Great, Krishna. ओके, नॉलेज आप मुझे टेलीग्राम में भेज दीजिएगा। चलो, तो गाइस अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मॉर्निंग में हमारी क्लास होगी रूट वो कैब की, द हिंदू की, एंड देन हमारी उसकी नॉर्मल दूसरी क्लास होगी। एंड कल मेरी जो है अनअकैडमी स्पेशल क्लास होगी, तो प्लीज़ टाइम से आ जाइएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।